गुड मॉर्निंग मेरे मित्रों। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बीपीएससी शिक्षक बहाली में बीपीएससी के द्वारा विशेष तौर पर एससीईआरटी बुक्स को फॉलो करने का निर्देश दिया गया है। तो मैं हाजिर हूं आप लोगों के बीच एससीईआरटी बिहार ऑडियो बुक सीरीज लेकर। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5th की बुक पर्यावरण और हम का पहला चैप्टर, पटना से नाथुला की यात्रा। 8 नवंबर 2010, ठंड भरी काली रात, ठंड से कांपते ठिठुरते लोग, पटना जंक्शन पर मित्रों के साथ रेलगाड़ी की प्रतीक्षा। गंतव्य सिक्किम की राजधानी गंगटोक। अपने स्मारकों, सांस्कृतिक धरोहरों एवं विभिन्न परिवेश की पहचान और उनके संरक्षण को जानने की लालसा। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर अगली सुबह उतरे। पहला पड़ाव था सिक्किम जाने के मार्ग में स्थित दार्जिलिंग। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का सुंदर पर्वतीय स्थल है। हरी भरी घाटियाँ और दूर दूर तक दर्शनीय हिमालयी पर्वत श्रृंखलाएं। जैसे जैसे हम न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ चढ़ते गए, ठंड बढ़ती गई और स्वेटर पर जैकेट भी डालना पड़ा। टाइगर हिल पर खड़े होकर सुबह सुबह सालों भर बर्फ से ढकी रहने वाली कंचनजंगा की सतरंगी बदलती चोटी को देखना अद्भुत था। कंचनजंगा की इस खूबसूरती को दार्जिलिंग और सिक्किम के पूरे 12 दिवसीय प्रवास में भी जी भर कर देखने के बाद मन नहीं भरा। हम लोगों ने दार्जिलिंग में घूमने का आनंद यहाँ के अनेक आकर्षक स्थलों को देखकर उठाया। यहाँ दार्जिलिंग का चाय बगान, चिड़ियाघर ने लुभाया। वहीं नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, लॉयड बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क में क्रमशः पशु, पक्षी, तितलियां, हिमालयी जीव जंतुओं ने विशेष रूप से हम सबों का मन मोह लिया। जूलॉजिकल पार्क व कुछ अन्य जगहों में हमने याक नामक पशु को देखा। उसके शरीर पर लंबे लंबे बाल थे। स्थानीय लोगों का कहना था कि सिक्किम में भी यह पाया जाता है। बहुत ठंड वाले इलाकों में शरीर के लंबे बालों की वजह से ही याक का रहना संभव होता है। रोपवे पर सवार होकर बादलों के बीच से गुजरते हुए चाय बगान को देखना बड़ा आनंददायक रहा। हमारे मैदानी इलाकों में बादल हमसे दूर बहुत ऊपर दिखाई पड़ते हैं, परंतु यहाँ पर हम सभी बादलों के बीच थे और घाटियाँ बादलों से भरी थी। कभी कभी चाय बगानों में हमें नीचे भी बादल दिख रहे थे। यहाँ से हिमालय पर्वतारोहण संस्थान के लिए रवाना हो गए। पर्वतारोहियों के लिए चिड़ियाघर के नज़दीक हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है। यहाँ भारत के गौरव तेंजिंग नोर्गे की आदमकद मूर्ति लगी है। यहाँ का एवरेस्ट म्यूजियम एक रोमांचक यादगार है। यहीं मुझे तेंजिंग नोर्गे के बारे में कुछ जानकारी मिली जो इस प्रकार है। पर्वतारोहियों के साथ तेंजिंग 20 साल की उम्र से ही कुली के रूप में जाते थे। तेंजिंग यूं तो भारत के मूल निवासी बन गए थे, मगर उनका जन्म तिब्बत में हुआ था और बचपन के दिन उन्होंने नेपाल में बिताए थे। वैसे तो उन्हें पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता था, मगर देश विदेश के पर्वतारोहियों के साथ कई अन्य भाषाओं में बातचीत कर लेते थे। वे तुरंत सबसे दोस्ती भी कर लेते थे। 1947 में एक पर्वतारोहित दल के साथ जाते समय अपने एक साथी वोगडी नोरबू, जो पहाड़ से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, को पीठ पर लादकर कई मील चलकर अस्पताल ले गए और इस प्रकार वोगडी को बचाया। सन 1953 में तेंजिंग नोर्गे सर एडमंड हिलेरी के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट, जो कि समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है, पर चढ़े और विजय का झंडा गाड़ा। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में हम लोगों ने काफ़ी समय गुजारा और पर्वतारोहण के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस संस्थान को माउंट एवरेस्ट पर विजय की खुशी में सन 1954 ईस्वी में स्थापित किया गया था। पर्वतारोहण के लिए प्रशिक्षण लेना भी जरूरी होता है। पर्वतारोही दलों को अपने साथ टेंट, रस्सी, पर्वतारोहण के लिए जरूरी औजार, पर्याप्त भोजन, पानी, गर्म कपड़े इत्यादि लेकर जाना पड़ता है।
भारत में पर्वतारोहण के कई संस्थान हैं। अनेक लोगों ने कई चोटियों पर विजय भी हासिल की है। इसके बावजूद हर दल के साथ एक व्यक्ति जो वहाँ का रहने वाला हो एवं पर्वतों पर चढ़ने में पारंगत हो, कुली तथा गाइड के रूप में चलता है। ऐसे गाइड को दार्जिलिंग में सिरदार कहा जाता है। यह बहुत सम्मान का पद है। तेंजिंग नोरगे को भी सिरदार की उपाधि मिली थी जब उन्होंने अपने साथी को बचाया था। संस्थान में पर्वतारोहण के काम आने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्रियां संजो कर रखी गई हैं। यहाँ प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। पर्वतारोहियों को ऊंचाई पर जाने के पश्चात विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बारिश, आंधी, तूफान, अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी का मुकाबला करना पड़ता है। उन्हें विशेष प्रकार के बने जूते और कपड़े पहनने पड़ते हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर भी ले जाने पड़ते हैं। संस्थान के सदस्यों ने बताया कि सिर की सुरक्षा के लिए सर्दी, गर्मी व बरसात में अलग अलग किस्म की टोपियां पहनी जाती है। आँखों के लिए चश्मे और हाथों के लिए दस्ताने भी आवश्यक है। यहाँ हम लोगों ने बर्फ के बीच सोने के लिए भी विशेष प्रकार की स्लीपिंग बैग को देखा। इसके पश्चात हम लोग प्रशिक्षण देखने गए। यहाँ पर पर्वतारोहियों को अपनी पीठ पर सामान लाद कर बर्फ की पहाड़ियों पर चढ़ने और सीढ़ी ढलान पर उतरने का अभ्यास कराया जा रहा था। रस्सी, कुल्हाड़ी, कुदाल के सहारे चढ़ाई करवाई जा रही थी। सभी मजे लेकर प्रशिक्षण कर रहे थे। दार्जिलिंग की यात्रा के पश्चात हमने अपने अगले पड़ाव गंगटोक के लिए प्रस्थान किया। गंगटोक समुद्र तल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिक्किम राज्य की राजधानी है। यहाँ पहाड़ों के ढलानों पर विशेष स्तरों को काटकर बसाया गया शहर है। यह पहाड़ों के ढलानों पर विभिन्न स्तरों को काटकर बसाया गया शहर है। ऊपर नीचे ढलानों पर बनी सड़कें और उन पर बिना हॉर्न बजती कतार से चलती गाड़ियां। शहर के अंदर कहीं गंदगी का नामो निशान नहीं। सभी दुकानों के आगे कचरे फेंकने के लिए डब्बे। किसी भी परिस्थिति में कोई भी किसी भी तरह का कचरा सड़क पर नहीं फेंक सकता। शाम के समय महात्मा गांधी सड़क का अद्भुत नज़ारा। साफ सुथरी सड़क के बीचों बीच फूलों भरे पौधों से सुंदर सजावट। दोनों तरफ सजी धजी दुकानें। सड़क के बीचों बीच लकड़ी, लोहे एवं पत्थरों के बने बेंचों पर बैठकर धीमे भारतीय संगीत के साथ चाय कॉफ़ी की चुस्कियों का मजा ही कुछ और था। तरह तरह के फूल और पौधों से सुसज्जित इस सड़क का दृश्य देखते ही बनता था। यहाँ सड़क के किनारे पगडंडियों पर लोग चलते हैं और कभी आराम करने के लिए सड़क के बीच की सुसज्जित जगह पर बैठ जाते हैं। तभी तो लगा कि हम अलग ही दुनिया में आ गए हैं। सिक्किम पहाड़ों और घाटियों से भरा एक छोटा राज्य है। तिस्ता यहाँ की मुख्य नदी है। यहाँ मुख्यतः लेप्चा, नेपाली और भूटिया 3 जनजातियाँ निवास करती हैं। यहाँ के लोग मेहनती, सीधे, सरल और सहयोगी होते हैं। यहाँ की औरतें रंगीन कपड़े एवं मनकों से युक्त सोने के आभूषण पहनना पसंद करती हैं। गंगटोक में हम लोगों ने फूलों का बगीचा, बॉटनिकल गार्डन, रूमटेक मोनेस्ट्री आदि देखा। रूमटेक मोनेस्ट्री करमापा, जो कि बौद्ध धर्म गुरु हैं, का निवास भी है। यह बौद्ध धर्म का दर्शनीय स्थल है। एक दिन हम लोग गंगटोक से लगभग 52 किलोमीटर दूर समुद्र तल से लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित नाथुला घूमने गए। यह भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। जैसे जैसे हम गंगटोक से आगे बढ़े और ऊपर चढ़े, ठंड बढ़ती गई। इन पहाड़ों पर घुमावदार सड़क सांप की तरह दिखाई पड़ रही थी। सड़क के एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ हजारों फीट नीचे गहरी खाई थी। यह देखकर मन घबरा जाता था। आखिर नाथुला आ गया। बिछी हुई बर्फ की चादरों के बीच हम सभी खड़े थे, उत्साहित और आनंदित।
सबसे ऊंचाई पर शान से लहरा रहा था अपना प्यारा तिरंगा। इतनी ऊंचाई पर तिरंगे को लहराना देख मन गर्व से भर गया। दूसरी ओर चीन देश का भी झंडा लहरा रहा था। अपने देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर चौकस वीर सैनिक हम सब लोगों का मार्गदर्शन भी कर रहे थे। सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। 50-60 सीढ़ियां भी चढ़ना मुश्किल हो रहा था। सांस फूलने लगी। सैनिक बर्फ पर न चलने एवं सीढ़ी पर रुक रुक कर चढ़ने को कह रहे थे। बच्चों को दौड़ने के लिए मना किया जा रहा था। बच्चे तो ठहरे बच्चे, भला कहाँ रुकने वाले थे। एक बच्चा बेहोश हो गया। सभी चिल्लाने लगे, जल्दी कैंप ले जाओ, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो। सैनिकों ने उसे तुरंत मेडिकल कैंप पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद बच्चा स्वस्थ होकर वापस आ गया। नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। चीन के यात्री इस कठिन मार्ग से चलकर विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा और बोधगया तक आते थे। हमने यहाँ लगभग 1 घंटा बिताया। ऊंचे पर्वतीय स्थल अपने प्राकृतिक सौंदर्य, स्वच्छ वातावरण और शांत माहौल से सभी को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। ऐसी भावना के साथ हम सभी लोगों ने वापसी की यात्रा शुरू की। और इस तरह ख़त्म होता है हमारा पहला चैप्टर। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर मेरा प्रयास आप लोगों को उपयोगी लग रहा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक भी करते जाइए। तो फिर मिलते हैं इस सीरीज़ के अगले भाग में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।